तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर और देखेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पहले वर्ड के बारे में तो वो आता है प्रिटेंशन। दोस्तों प्रिटेंशन ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है दिखावा, बनावटीपन, झूठा दावा करना या फिर अपनी जो कैपेबिलिटी है या फिर अपना जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाना, उसे हम जो है वो प्रिटेंशन कहते हैं। यानी कि जैसे हम प्रिटेंड करना कहते हैं ना, उस तरीके से प्रिटेंशन होता है नाउन फॉर्म में। ठीक है, प्रिटेंशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपने आप को उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट, टैलेंटेड, रिच या फिर सोफिस्टिकेटेड या फिर मतलब कि बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करे जितना वो एक्चुअली है नहीं। ठीक है, इसमें पर्सन इमेज को क्या करता है, अपनी इंप्रेसिव बनाने के लिए कभी कभी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करता है, एग्जैजरेटेड बिहेवियर रखता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन किसी सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत जानता है लेकिन दूसरों के सामने वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा महारती, यानी कि एक तरीके से महारती हो वो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि भाई उसके बिहेवियर में प्रिटेंशन है, एक तरीके से बनावटीपन है, दिखावा है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई स्टूडेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अननेसेसरी यूज़ जो है वो करता है सिर्फ इंटेलिजेंट दिखाने के लिए खुद को, तो उसे भी जो है वो प्रिटेंशन कहा जा सकता है। यानी कि वो जो है वो मतलब कि लंबे चौड़े वर्ड्स बोलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोलेगा कि सामने वाले को समझ ही ना आए, तो ये भी एक तरीके से दिखावा करना होता है। बनना, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे बहुत ही बन रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो, ये होता है प्रिटेंशन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। यानी कि अपनी नॉलेज को अननेसेसरीली एग्जैजरेट करना, सिर्फ इंटेलिजेंट दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज़ करना, अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना या फिर एक्सपर्ट ना होने के बाद भी एक्सपर्ट होने का इंप्रेशन देना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का मतलब कि एग्जाम्पल है, तो ये हमारी प्रिटेंशन के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये क्लियर करके चलनी है कि प्रिटेंशन का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी एबिलिटी पर जेन्युइन बिलीफ होना। ठीक है, यानी कि आत्म सम्मान होना, एक तरीके से आत्मविश्वास होना, ये होता है कॉन्फिडेंस जो सच में होता है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर। यानी कि अगर आपको जो है वो अपनी सिंगिंग पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप में भाई सच में एक सिंगिंग का टैलेंट होगा, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस है। राइटिंग को लेकर अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको सच में राइटिंग आती है इतनी अच्छी, इसलिए आपको उस पर कॉन्फिडेंस है। पेंटिंग को लेकर कॉन्फिडेंस है या फिर कुकिंग को लेकर है तो आपको उसमें जो है वो जेन्युइनली उतना अच्छा परफॉर्म करना आता है, तभी आप जो है वो उतने कॉन्फिडेंट हो। लेकिन प्रिटेंशन में क्या होता है कि अपनी एबिलिटी, नॉलेज या फिर इंपॉर्टेंस को रियलिटी से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना। यानी कि आपको आता थोड़ा बहुत है लेकिन आपने जो है वो बड़ा चढ़ा कर लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो नॉर्मल पेंटिंग कर पाते हो लेकिन लोगों को बता रहे हो कि मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मेरी पेंटिंग देखकर जो है वो लोग फ़र्क नहीं समझ सकते कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है, इतनी अच्छी मैं पेंटिंग बनाता हूँ। ये होता है दिखावा करना, ये होता है प्रिटेंशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पर जेन्युइनली कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भाई उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे से, वैसी उस तरीके की प्रेजेंटेशन स्किल्स है भी उसके पास, रियलिटी में है। ये होता है किसी चीज़ पर कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना। लेकिन मान लीजिए कि स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जबकि उससे टॉपिक का बेसिक नॉलेज भी नहीं आता, ये है प्रिटेंशन, ये है दिखावा करना। आपको डिफरेंस समझना है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और प्रिटेंशन क्या होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रिटेंस है, शो ऑफ है या फिर अफेक्टेशन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रिटेंस। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसी क्वालिटी, ऐसी फीलिंग या फिर आइडेंटिटी का अपीयरेंस क्रिएट करना जो एक्चुअली ट्रू नहीं है, यानी कि एक्चुअली जो सच नहीं है उसे हम जो है वो प्रिटेंस कहते हैं। प्रिटेंस जनरली किसी फॉल्स अपीयरेंस या फिर बिहेवियर को रिफर करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि ही मेड अ प्रिटेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन इवन दो ही वॉज
कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, यानी कि उसने जो है वो लोगों को ऐसा दिखाना शुरू किया कि जैसे उसे ये जो सारा डिस्कशन है या फिर जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ चुका है, जबकि उसे जो है वो रत्ती भर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये होता है प्रिटेंस करना, एक तरीके से दिखावा करना, या फिर लोगों को जो है वो सच ना पता चलने देना, ठीक है, इस तरीके से। शो ऑफ, ये हमारा बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ मत कर, ज़्यादा बन मत, इस तरीके से। तो मतलब कि अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने पोजेशंस या फिर जो अपनी अचीवमेंट्स होती है उसको दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अननेसेसरीली डिस्प्ले करना, यानी कि जब हम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने कि देख देख मैंने क्या अचीव कर लिया, या फिर मेरे पास ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है। तो जब हम जो है वो दूसरों को कम मतलब कि आंकने के सेंस में अपनी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो उसे हम शो ऑफ करना कहते हैं, ठीक है। अफेक्टेशन क्या होता है? तीसरा हमारा वर्ड है अफेक्टेशन। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी, मैनर या फिर स्टाइल को आर्टिफिशियली अडॉप्ट करना ताकि दूसरों पर पर्टिकुलर इंप्रेशन पड़े, उसे हम अफेक्टेशन कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से दिखावा करना, ठीक है। ये जो अफेक्टेशन है वो यूजुअली आर्टिफिशियल बिहेवियर, आर्टिफिशियल एक्सेंट या फिर जो मैनरिज्म्स या फिर जो स्टाइल्स होते हैं ना उसको डिस्क्राइब करता है। हमने ये जो वर्ड है वो मतलब कि मेन वर्ड में पढ़ भी रखा है, यानी कि पिछले कुछ क्लासेस में, आई होप आपको याद होगा। तो अफेक्टेशन हमने पढ़ा है, जब इंसान क्या करता है कि अपना एक्सेंट बदल कर बात करता है ताकि वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगे, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है, कि भाई अगर कोई इंसान है जो कि फॉरेन एक्सेंट में बात कर रहा है अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि लगे कि भाई ये कहाँ से पढ़कर आया है, कितनी इंग्लिश आती है इसको, कितनी बातें आती है इसको, ये होता है अफेक्टेशन करना, ओके, यानी कि एक तरीके से दिखावा करना, अपनी चीज़ों को बदलना, उसे हम अफेक्टेशन कहेंगे। आई होप सारे सिनोनिम्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ह्यूमिलिटी है, सिंसियरिटी है या फिर ऑथेंटिसिटी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है कि अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को लेकर ओवर एस्टिमेट ना करना और मॉडेस्ट रहना, ठीक है, उसे हम जो है वो ह्यूमिलिटी कहते हैं। प्रिटेंशन में पर्सन क्या करता है कि अपने इंपॉर्टेंस को एग्जैजरेट करता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है, जबकि ह्यूमिलिटी में पर्सन अपनी अचीवमेंट्स के बारे में मॉडेस्ट और ग्राउंडेड रहता है, जितना उसने अचीव किया है उतना ही कहता है, ठीक है, उस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्पाइट विनिंग द कॉम्पिटिशन से एक्सेप्टेड द प्रेज विथ ह्यूमिलिटी, यानी कि कॉम्पिटिशन जीतने के बाद भी ऐसा नहीं था कि उस पर घमंड आ गया, या फिर मतलब कि उसने जो है वो ऐसा मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने क्या ही जीत लिया है। डिस्पाइट दैट वो क्या कर रही थी कि अपनी जो मतलब कि जीत थी उसकी जो प्रेज, उसको तारीफ जो मिल रही थी उसको बहुत ही मतलब कि मॉडेस्ट तरीके से, ओवर एस्टिमेट ना करते हुए मतलब कि ले रही थी। इस तरीके से हम समझेंगे कि ह्यूमिलिटी यानी क्या होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है जेन्युइन और ऑनेस्ट फीलिंग्स या फिर इंटेंशंस होना, उसे हम सिंसियरिटी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि सिंसियरिटी में पर्सन जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, कोई मतलब कि बनावटीपन नहीं होता है, जैसा वो है वैसा दिखता है या फिर वैसा रहता है, उस तरीके से हम कहेंगे सिंसियरिटी, ओके। ऑथेंटिसिटी हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है जेन्युइन, रियल और नेचुरल होना, बिना किसी फेक इमेज के या फिर फेक इमेज क्रिएट किए, तो उसे हम जो है वो ऑथेंटिसिटी कह सकते हैं। यानी कि ऑथेंटिसिटी में पर्सन अपने रियल सेल्फ के साथ कंफर्टेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है या फिर लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, नहीं, जितना उसके पास है, जितना उसको आता है तो वो उतना ही बताएगा। अगर मुझे पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, नॉर्मल आती है, तो मैं नॉर्मली बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग आती है। कुकिंग इतनी अच्छी आती है मुझे, तो मतलब कि मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, मैं तो शेफ़ हूँ, शेफ़ को भी फेल कर दूँ, नहीं, मुझे जितनी आती है उतना ही बताऊंगी। ये होती है ऑथेंटिसिटी, किसी चीज़ की रियलिटी, ग्राउंडेड होना कोई चीज़, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है सारे वर्ड्स। अब दोस्तों एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज प्रिटेंशन ऑफ बीइंग एन एक्सपर्ट क्विकली बिकेम ऑब्वियस, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो पर्सन एक्सपर्ट होने का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही मतलब कि किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, लेकिन थोड़ी देर में सबको समझ आ गया कि उसका एक्चुअल नॉलेज उतना नहीं था, यानी कि सबको समझ आ गया था कि ये सिर्फ जो है वो दिखावा कर रहा है, बन रहा है बेसिकली, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इनकम्बेंट। दोस्तों इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्तमान पदाधिकारी या फिर वर्तमान पद पर आसीन व्यक्ति, यानी कि जो मौजूदा है, किसी पोजीशन पर जो व्यक्ति बैठा है या फिर वर्तमान जो किसी पद को संभाल रहा है कोई व्यक्ति, किसी पोजीशन को, किसी ओहदे को, किसी दर्जे को, तो उसे हम इनकम्बेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये एग्जेक्टिव और नाउन दोनों ही सेंस में हम यूज़ कर पाएंगे। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी जॉब या फिर ऑफिशियल पोस्ट को करंटली होल्ड करने वाला पर्सन। सिंपल वर्ड्स में जो पर्सन किसी पोजीशन पर है उसे हम इनकम्बेंट कह सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी सिटी का मेयर अपनी यानी कि अपने पोस्ट पर है और नेक्स्ट इलेक्शन में वो अभी भी मतलब कि वही लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो इनकम्बेंट मेयर हो सकता है। वैसे अगर कंपनी का जो करंट सीईओ है वो अपनी पोजीशन पर बना हुआ है और जो नया सीईओ है वो अपॉइंट नहीं हुआ है, तो करंट सीईओ को इनकम्बेंट कहा जा सकता है, क्योंकि वो अभी वो पोजीशन पे है। तो जो इंसान अभी पोजीशन पे है करंटली, वर्तमान में, तो उसे हम जो है वो इनकम्बेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इनकम्बेंट का जो मतलब है वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड या फिर सीनियर पर्सन नहीं होता है। ठीक है, सीनियर वो होता है जिस पर्सन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर हायर रैंक होता है, लेकिन इनकम्बेंट वो होता है जो पर्सन करंटली किसी पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनकम्बेंट का मेन फोकस करंट पोजीशन पर होता है, ना कि एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये वर्ड इस चीज़ को बताने के लिए यूज़ होता है कि कोई पर्सन जो है वो अभी फिलहाल यानी कि करंटली किस पोजीशन पर है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो मैनेजर नहीं है, तो वो नेसेसरीली इनकम्बेंट मैनेजर नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, कि वो अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, इस तरीके से। लेकिन जो पर्सन करंटली मैनेजर के पोस्ट पर है वो तो इनकम्बेंट मैनेजर है ना, क्योंकि वो तो अभी प्रेजेंट में मौजूद है। ये होता है किसी चीज़ में डिफरेंस। ठीक है, इनकम्बेंट होने में और ना होने में, इस तरीके से आपको समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन के सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और एग्जेक्टिव के सेंस में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि करंट ऑफिस होल्डर है, एग्जिस्टिंग है, या फिर करंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है करंट ऑफिस होल्डर। इसका मतलब है जो पर्सन करंटली किसी ऑफिशियल पोस्ट को होल्ड कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट ऑफिसर, सॉरी ऑफिस होल्डर हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि करंट ऑफिस होल्डर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो अभी प्रेजेंट या फिर इन प्लेस होता है, उसे हम एग्जिस्टिंग कह सकते हैं। जैसे कि एग्जिस्टिंग किसी भी करंटली प्रेजेंट थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। करंट हमारा तीसरा वर्ड है जो मतलब कि अभी प्रेजेंट है, हैपनिंग है, उसे हम करंट कहते हैं, यानी कि जो फिलहाल चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि फॉर्मर है, एक्स होल्डर है, या फिर सक्सेसर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है जो पर्सन पहले किसी पोजीशन पर था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, उसे हम फॉर्मर कहते हैं। ठीक है, इनकम्बेंट करंटली पोजीशन होल्ड करता है, जबकि फॉर्मर पर्सन पास्ट में कोई पोजीशन होल्ड करता था। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ द फॉर्मर कैप्टन विजिटेड द टीम ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस सेशन, यानी कि जो फॉर्मर कैप्टन है, जो कि अब कैप्टन नहीं है, पहले हुआ करता था, तो वो जो है वो मतलब कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है वो टीम को एक विजिट देने आया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एक्स होल्डर। दोस्तों एक्स होल्डर का मतलब होता है जो पर्सन पहले किसी पोजीशन को होल्ड करता था लेकिन अब उस पोजीशन पर नहीं है, जैसे कि हमने फॉर्मर पढ़ा था, उसी तरीके से एक्स होल्डर होता है। ठीक है, यानी कि इनकम्बेंट जो है वो करंट पोजीशन होल्डर है, जबकि एक्स होल्डर प्रीवियस पोजीशन होल्डर था, इस तरीके से। सक्सेसर हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है वो पर्सन जो किसी करंट पर्सन के बाद उसकी पोजीशन संभालेगा। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें, सक्सेसर वो होता है जो आने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है वो अपने पेरेंट्स के सक्सेसर हो, या फिर आपके जो बच्चे होंगे वो आपके सक्सेसर होंगे, ये होता है किसी का सक्सेसर होना। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको सारे एंटोनिम्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे जो है वो एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द इनकम्बेंट मेयर इज सीकिंग अनदर टर्म इन ऑफिस। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक जो मेयर है जो अभी करंटली ऑफिस में है वो एक और टर्म के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है। यहाँ पर इनकम्बेंट का मतलब करंट पोजीशन होल्डर से है, इस तरीके से हमने समझा है कि इनकम्बेंट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जिटर। दोस्तों जिटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घबराहट, बेचैनी, घबराकर हिलना डुलना, या फिर घबराहट के कारण जो है वो स्टेबल ना रह पाना, उसे हम जो है वो जिटर कह सकते हैं। जिटर का मतलब जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। एज अ नाउन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो जिटर का मतलब होता है नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, या फिर एंजाइटी की वजह से जो होने वाली बेचैनी होती है वो। लेकिन एज अ वर्ब जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे क्विक या फिर इरेगुलर मूवमेंट करना, हिलना डुलना थोड़ा। जैसे हम जब मतलब कि नर्वस फील करते हैं तो हम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाते, हमारे हाथ पैर की जो है वो मूवमेंट चलती रहती है, उसे हम जिटर करना कहेंगे वर्ब के सेंस में। आई होप आपको क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देने से पहले नर्वस होकर बार बार अपने जो है वो हाथों को मूव कर रहा है तो उसे कह सकते हैं कि मतलब कि वो जिटर हो रहा है, इस तरीके से। टेक्नोलॉजी में अगर वीडियो कॉल में ऑडियो या फिर जो वीडियो डेटा है वो इरेगुलर इंटरवल्स पर अराइव करे या फिर कनेक्शन अनइवन फील हो तो उससे भी हम जो है वो जिटर कह सकते हैं।
ये सारे जो एग्जाम्पल है ये जिटर होने के ही है। यानी कि एग्जाम से पहले होने वाली जो नर्वसनेस होती है उसे भी हम जिटर कहेंगे। प्रेजेंटेशन से पहले होने वाली जो बेचैनी है वो भी जिटर होता है। या फिर वीडियो कॉल में कनेक्शन का इरेगुलर हो जाना, ये भी एक तरीके से जिटर है कि कोई चीज़ जो है वो चल विचल कर रही है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जिटर का मतलब फियर तो नहीं होता। फियर मतलब क्या होता है? किसी डेंजर या फिर थ्रेट की वजह से डर जाना, डर होना, ओके, ये होता है फियर। लेकिन जिटर का मतलब होता है नर्वसनेस, एक्साइटमेंट या फिर एंजाइटी की वजह से रेस्टलेस या फिर शेकी फील करना, ये होता है जिटर। ठीक है, यानी कि जिटर में ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल कोई डेंजर हो। एग्जाम, इंटरव्यू, कॉम्पिटिशन या फिर जो इंप्रूवमेंट इवेंट होते हैं उनसे पहले भी जिटर्स हो सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी बहुत ही खूंखार जो है वो डॉग को देखकर डर जाते हो कि भाई डॉग बहुत ही डेंजरस है, तो आपको जो है वो डर लगता है, ये होता है फियर। लेकिन स्टेज पर स्पीच देने से पहले नर्वस होकर रेस्टलेस फील करना, उसे हम जो है वो जिटर कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि फियर में और जिटर में डिफरेंस होता है। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हम जो है वो नाउन के सेंस में और वर्ब के सेंस में दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि नर्वसनेस है, रेस्टलेसनेस है या फिर ट्रेम्बल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है नर्वसनेस। नर्वसनेस का क्या मतलब होता है कि किसी सिचुएशन की वजह से अनईजी फील करना, वरीड फील करना, एंग्शियस फील करना, थोड़ी बेचैनी सी होना, तो उसे हम जो है वो नर्वसनेस कहते हैं। ठीक है, नर्वसनेस कैसी फीलिंग है? जनरल फीलिंग है। रेस्टलेसनेस क्या होता है कि रेस्टलेसनेस का मतलब होता है फिजिकली या फिर मेंटली जो है वो काम ना रह पाना, यानी कि जब शांति नहीं होती ना हमारे दिमाग में, ये करूँ वो करूँ कैसे करूँ, ये सारे जो सवाल जो है वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, आप सही से एक जगह पर टिक कर जो है वो बैठ नहीं पाते, आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता, उसे कहते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना एक तरीके से। ठीक है, रेस्टलेसनेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई अगर आपने शॉकिंग न्यूज़ सुन ली तब भी आप जो है वो थोड़ा ऐसे हो सकते हो, अगर आपको कहीं पर परफॉर्मेंस देना है तब भी आप ऐसा हो सकते हो, आपके साथ किसी भी तरीके से रेस्टलेसनेस हो सकती है। यह हमारा सेकेंड वर्ड हमने क्लियर कर लिया। ट्रेम्बल हमारा तीसरा वर्ड आता है। ट्रेम्बल का मतलब होता है कि डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से या फिर किसी ठंडी लगने की वजह से, वीकनेस की वजह से, कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से स्लाइटली शेक फील करना, ओके, शेकी फील करना, कांपना जिसे हम कहते हैं ना, उसे ट्रेम्बल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ हिज हैंड्स बिगेन टू ट्रेम्बल बिफोर द इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस, कि इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस के पहले जो है वो उसके हाथ कांपने लगे, ये होता है ट्रेम्बल, फिजिकल शेकिंग को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे जो सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि कामनेस है, कंपोजर है या फिर स्टिलनेस है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कामनेस। दोस्तों कामनेस का मतलब होता है रिलैक्स्ड होना या फिर पीसफुल होना या फिर इमोशनली स्टेबल स्टेट में होना। जब आप बहुत ही शांत फील करते हो तो उसे हम कामनेस कह सकते हैं। ठीक है, जिटर्स में नर्वसनेस होती है, कामनेस में पर्सन रिलैक्स होता है, कंपोज्ड होता है, यानी कि उसका जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो यानी कि बहुत अच्छा होता है, मेंटेन होता है, इस तरीके से हम समझेंगे। कंपोजर का भी सेम ही मतलब है कि डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बहुत ही काम रहना, कंट्रोल्ड रहना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कंपोजर कहेंगे। कंपोजर में पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टिलनेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि मूवमेंट या फिर एक्टिविटी का ना होना। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर नर्वसनेस की वजह से कोई व्यक्ति जो है वो शेकी फील कर सकता है, कांप सकता है, ट्रेम्बल कर सकता है, लेकिन जब आप जो है वो मतलब कि बिल्कुल शांति से स्थिर बैठे हो, कोई हलचल नहीं है आपकी बॉडी में या फिर आपके दिमाग में भी, तो उसे हम स्टिलनेस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टिलनेस में कंप्लीट फिजिकल क्वाइटनेस होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे जो सारे एंटोनिम्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों हमारे एग्जाम्पल की बारी आती है। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैड द जिटर्स बिफोर माई स्टेज परफॉर्मेंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस से पहले मुझे नर्वसनेस और बेचैनी फील हो रही थी। यहाँ पर द जिटर्स एक कॉमन एक्सप्रेशन है जो कि मतलब कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले होने वाली जो नर्वस एक्साइटमेंट या फिर जो रेस्टलेसनेस है उसको डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन डर ही रहा है, लेकिन मतलब कि एक्साइटमेंट और प्रेशर की वजह से मतलब कि जिटर्स हो सकते हैं। इस तरीके से हमने जो है वो यूज़ किया है। आई होप आपको क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पर्पॉट। दोस्तों पर्पॉट ये जो वर्ड है वो हम वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दावा करना, जताना कि कोई चीज़ जो है वो सच है, या फिर मतलब कि आशय देना, मतलब बताना, अभिप्राय बताना जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम पर्पॉट कहेंगे। ठीक है, पर्पॉट का मतलब जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेनली दो तरीके से होता है। एज अ वर्ब पर्पॉट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना या फिर ऐसे दावा करना कि वो पर्टिकुलर मीनिंग, पर्पज़ या फिर जो ट्रुथ है वो रखती है, स्पेशली जब वो क्लेम कम्प्लीटली वेरीफाइड ना हो। ठीक है,
और जब हम एज अ नाउन इसका यूज़ करते हैं या फिर नाउन के सेंस में इसकी अगर हम बात करते हैं तो पर्पॉट का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट, मैसेज या फिर जो स्पीच या फिर जो डॉक्यूमेंट होता है उसका मेन मीनिंग, उसका इंटेंशन या फिर जो ओवरऑल सेंस है, जैसे समरी हम कहेंगे उस तरीके से, ये होता है पर्पॉट का मीनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट क्लेम करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक ही हफ्ते में रिजल्ट दे सकता है, तो हम कह सकते हैं कि द एडवर्टीजमेंट पर्पॉट्स टू ऑफर क्विक रिजल्ट। इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट ऐसा क्लेम करता है कि प्रोडक्ट क्विक रिजल्ट देगा। लेकिन वैसे अगर टीचर किसी लॉन्ग पैराग्राफ का पर्पट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो वो उस पैराग्राफ का मेन मीनिंग, ओवरऑल मैसेज एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तरीके से समरी दे रहे हैं। तो नाउन के सेंस में और वर्ब के सेंस में जो है वो इसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है और नाउन भी है, यानी कि दोनों तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लेम है, प्रोफेस है या फिर प्रिटेंड है। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी बात को ट्रू होने का स्टेटमेंट या फिर असर्शन करना, उसे हम जो है वो क्लेम कहते हैं। क्लेम क्या है, तो एक जनरल वर्ड है जो किसी भी स्टेटमेंट या फिर असर्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्लेम करता है कि उसका कोर्स स्टूडेंट्स को क्विकली जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अपने कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, इस तरीके से हम समझेंगे। प्रोफेस हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि ओपनली या फिर पब्लिकली किसी जो बिलीफ है, यानी कि कोई धारणा है, कोई क्वालिटी है, कोई नॉलेज है या फिर कोई इंटेंशन है, उसको क्लेम करना, उसे हम जो है वो प्रोफेस करना कहते हैं। प्रोफेस जो है वो यूजुअली किसी पर्सन के ओपन डिक्लेरेशन या फिर बिलीफ को शो करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक पर्सन है जो कि ओपनली प्रोफेस करता है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, यानी कि वो अपनी बिलीफ को क्या कर रहा है, ओपनली डिक्लेयर कर रहा है। प्रोफेस करना होता है डिक्लेयर करना, इस चीज़ से आपको मतलब कि समझना है। प्रिटेंड हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा बिहेव करना जैसे कि कुछ ट्रू हो जबकि एक्चुअली वो ट्रू होता भी नहीं है। प्रिटेंड, जैसे हमने प्रिटेंशन पढ़ा था, हमारा सबसे पहला वर्ड दिखावा करना, बनना, जैसे वो होता है प्रिटेंड। ये वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है यहाँ पर प्रिटेंड का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा बिहेव करना कि कोई चीज़ सच है लेकिन वो है नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो होमवर्क ना करने के बाद प्रिटेंड करता है कि उसने नोटबुक जो है वो घर पर वो भूल आया है, जबकि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसके पास जो है वो कोई रीज़न नहीं था, इसलिए उसे जो है वो ऐसा बोलना पड़ा, यानी कि वो एक फॉल्स सिचुएशन को ट्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से समझिए कि प्रिटेंड यानी होता क्या है। ठीक है, हमारे सारे जो सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि डिनाई है, डिस्क्लेम है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट, किसी क्लेम या फिर एक्यूजेशन को फॉल्स कहना या फिर एक्सेप्ट ना करना, उसे हम डिनाई करना कहते हैं। ओके, टालना, मना करना, उसे डिनाई करना कहेंगे। जैसे कि न्यूज़ में जो है वो रिपोर्ट आने के बाद एक्टर ने तुरंत डिनाई कर दिया कि उसने जो है वो ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं था, यानी कि उसने क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, मना, यानी कि मना कर दिया एक तरीके से, ऐसा हम कहेंगे। डिस्क्लेम का क्या मतलब होता है कि ऑफिशियली ये कहना कि आप किसी जिम्मेदारी, कनेक्शन या फिर क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे जो है वो डिस्क्लेम करना कहते हैं। जैसे कि परपट किसी क्लेम को, मीनिंग को प्रेजेंट करना होता है, जबकि डिस्क्लेम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एसोसिएशन को रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने वेबसाइट पर क्लियरली डिस्क्लेम किया है कि वो किसी थर्ड पार्टी सेलर के प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिस्क्लेम किया है यानी कि ऑफिशियली मना किया है, उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये होता है डिस्क्लेम करना। कॉन्ट्रडिक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट, ओपिनियन या फिर इन्फॉर्मेशन के अपोजिट बात कहना, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। जैसे कि टीचर के एक्सप्लेनेशन को स्टूडेंट की रिसर्च फाइंडिंग्स ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से उसे अपोज किया, विरोध में बात किया कि मैम जो है वो आप समझा रहे हो वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ जो चीज़ वो कुछ अलग है। इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यानी कि विरोध कर लिया, ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर है। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द आर्टिकल पर्पट्स टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस सेंटेंस का मतलब है कि आर्टिकल ऐसा क्लेम करता है कि वो क्लाइमेट चेंज के कॉजेस एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर पर्पस टू एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल डेफिनेटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका सेंस है आर्टिकल खुद को ऐसे प्रेजेंट करता है या फिर ऐसे क्लेम करता है कि वो क्लाइमेट चेंज के कॉजेस एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि समझेंगे कि पर्पट यानी होता क्या है। यहाँ पर पर्पट का जो है वो हमारे सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है शैग्रिन।
दोस्तों इसे शैग्रिन प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब होता है शर्मिंदगी, निराशा, झुंझलाहट का मिला जुला भाव होना, एक तरीके से पछतावे जैसी परेशानी होना, उसे हम जो है वो शैग्रिन कह सकते हैं। यानी कि शैग्रिन का मतलब होता है कि जब किसी मिस्टेक, फेल्यूर या फिर एम्बैरेसमेंट या फिर जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होती है उसकी वजह से पर्सन को शर्मिंदगी हो, यानी दुख हो या फिर इरिटेशन के, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, शर्मिंदगी, डिसअपॉइंटमेंट और मतलब कि इरिटेशन, ये सारी जब चीज़ें आपको एक साथ फील होती है तो उसे हम शैग्रिन कह सकते हैं। यानी जब किसी सिचुएशन का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता और उसकी वजह से आपको जो है वो अंदर से बहुत ही शर्मिंदगी और फ्रस्ट्रेशन दोनों फील होती है, तो उस फीलिंग को क्या कहा जाता है? उस फीलिंग का नाम है शैग्रिन। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि खड़ा होकर जो है वो कॉन्फिडेंटली आंसर देता है, लेकिन पूरी क्लास के सामने पता चलता है कि उसका आंसर तो रॉन्ग निकला, तो अब उसको जो है वो एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, साथ ही साथ वो डिसअपॉइंट भी फील कर रहा है, थोड़ा दुखी भी फील कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं खड़ा हुआ था लेकिन आंसर तो मेरा गलत निकला। तो ये उस फीलिंग को क्या है? शैग्रिन, ये उस स्टूडेंट की फीलिंग शैग्रिन को शो करता है। इस तरीके से हम समझेंगे। ओके, यानी कि कंपटीशन हारने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फील करना, सबके सामने मिस्टेक होने पर एम्बैरेस्ड फील करना, अपनी मिस्टेक की वजह से अनॉयड या फिर डिसअपॉइंटेड फील करना, या फिर किसी प्लान के फेल होने पर फ्रस्ट्रेशन फील करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? शैग्रिन के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि शैग्रिन का मतलब सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं होता। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है किसी ऑकवर्ड या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से शर्मिंदगी फील करना। ठीक है, ये होता है एम्बैरेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास जो है वो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं आसपास, कोई मतलब कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको शर्मिंदगी फील हो रही है, तो ये भी एम्बैरेसमेंट होता है कि किस माहौल में आ गया मैं, ये होता है एम्बैरेसमेंट। लेकिन शैग्रिन का क्या मतलब होता है कि इसमें एम्बैरेसमेंट का तो एलिमेंट है ही है, लेकिन इसी के साथ जो है वो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और अनॉयंस का भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, यानी कि दो तीन चीज़ें और भी साथ आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि यानी कि शैग्रिन में यूजुअली ऐसी फीलिंग होती है जैसे आप कह सकते हो कि आई विश दिस हैडंट हैपेंड, यानी कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि काश ये होता ही ना। ये जब फीलिंग आपके मन में आती है ना, उसके लिए आप जो है वो शैग्रिन यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लास में जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंटली कोई बच्चा खड़ा हो गया लेकिन आंसर गलत निकला, तो ये तो एम्बैरेसमेंट है। लेकिन गलत आंसर देने के साथ साथ ये सोचना कि मैंने इतना प्रिपेयर किया था फिर भी गलत हो गया, और उस वजह से जो है वो एम्बैरेस्ड भी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड भी फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो रही है कि मेरे से क्या हो गया, तो ये शैग्रिन है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है कि एम्बैरेसमेंट क्या होता है, सिर्फ एम्बैरेसमेंट क्या होता है और शैग्रिन क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि हम नाउन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि एम्बैरेसमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि जो भी चीज़ें शैग्रिन में आ रही है वही ये सारे वर्ड्स हैं। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है ऑकवर्ड फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना, या फिर सोशली डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से शर्मिंदगी फील करना, तो उसे हम जो है वो एम्बैरेसमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन के बीच में किसी का माइक्रोफोन जो है वो सडनली बंद हो जाता है और सबके सामने उसे जो है वो वेट करना पड़ता है, तो उससे क्या होगा कि हमें काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा, ये जो फीलिंग होती है वो एम्बैरेसमेंट वाली होती है। डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है कि जब आप जो है वो मतलब कि जिस रिजल्ट की उम्मीद रखते हो किसी चीज़ से, जब किसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ना मिलने पर आपको बुरा फील होता है, अपसेट फील होता है, यानी कि कुछ आप सोच रखते हो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपने जो है वो सोच रखा होता है कि भाई मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए इस चीज़ से, लेकिन जब आपको वो नहीं मिलता तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगता है, आप जो है वो थोड़ा दुखी फील करते हो, तो ये वो जो फीलिंग है उसे हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक कोई बंदा है, एक कोई व्यक्ति है, उसने जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, लेकिन फाइनल राउंड में वो हार गया। अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो जीतेगा, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं निकला, तो वो दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अपसेट हो गया, तो वो होती है डिसअपॉइंटमेंट। फ्रस्ट्रेशन बहुत ही मतलब कि कॉमन वर्ड है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी प्रॉब्लम, फेलियर या फिर ऑब्स्टैकल की वजह से इरिटेशन होता है, हेल्पलेसनेस आपको फील होती है, तो उसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट बार बार मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सही आंसर आ ही नहीं रहा, तो आप जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, झुंझलाहट आती है आपको, ये होती है फ्रस्ट्रेशन। ओके, हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्राइड है, सेटिस्फैक्शन है या फिर डिलाइट है। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्राइड। दोस्तों प्राइड का मतलब होता है कि अपने अचीवमेंट या फिर किसी सक्सेसफुल रिजल्ट की वजह से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस फील करना, गर्व महसूस करना, उसे हम प्राइड कहते हैं। जैसे कि कंपटीशन जीतने के बाद जो है वो आपको अपनी हार्डवर्क पर बहुत ही ज़्यादा प्राइड हुआ, तो ये एक तरीके से प्राइड हमें कहेंगे। ओके, यानी कि प्राइड में अचीवमेंट और सक्सेस की पॉजिटिव फीलिंग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
सेटिस्फैक्शन हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी रिजल्ट या फिर एक्सपीरियंस से प्लीज्ड और कंटेंट फील करना, यानी कि एक तरीके से संतुष्ट फील करना, उसे हम जो है वो सेटिस्फैक्शन कहते हैं। ओके, तीसरा हमारा आता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ की वजह से स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस या फिर प्लेजर फील होना, उसे हम डिलाइट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है वो आपके बर्थडे पर अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी, ऐसा आपको सरप्राइज़ मिल गया, तो आपके फेस पर जो है वो बहुत ही अच्छी डिलाइट आ जाती है, जेन्युइन डिलाइट दिख रही है, यानी कि बहुत अच्छी खुशी दिख रही है, बहुत अच्छा प्लेजर दिख रहा है, ये होता है डिलाइट। ओके, हमारे जो सारे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, टू हर chagrin she forgot her lines during the school play, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल प्ले के ड्यूरिंग, यानी कि दौरान, वो अपनी जो लाइंस है वो भूल गई, और इसी वजह से जो है वो उसे शर्मिंदगी, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट और जो इरिटेशन है, वो सारी चीज़ें यानी कि शैग्रिन फेस करनी पड़ी। यानी कि उसने जो है वो प्रोबेबली अच्छी प्रिपरेशन की थी, इसलिए लाइंस भूलना उसके लिए जो है वो स्पेशली डिसअपॉइंटिंग था, यानी कि उसे उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब ये हो गया तब उसे जो है वो बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, या फिर एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट, शर्मिंदगी, फ्रस्ट्रेशन, ये जो सारी फीलिंग्स है वो एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगी। तो उस तरीके से हमने जो है वो शैग्रिन का यहाँ पर यूज़ किया है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सर्कमलोक्यूशन। दोस्तों सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, सीधे बात ना करके बहुत सारे शब्दों में बात कहना, बहुत सारे शब्दों का यूज़ करना, या फिर मतलब कि अननेसेसरी तरीके से लंबी भाषा का उपयोग करना, ठीक है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा लंबा खींच लेना, तो उसे हम सर्कमलोक्यूशन कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कि किसी बात को डायरेक्टली या फिर क्लियरली कहने के बजाय अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ करके उसे घुमा फिरा कर कहना। जब सिंपल बात को सिंपल वर्ड्स में कहने के बजाय पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है, इनडायरेक्ट लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स यूज़ करता है, तो उसके लिए हम सर्कमलोक्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर टीचर पूछती है कि तुमने जो है वो होमवर्क क्यों नहीं किया, या फिर तुम होमवर्क क्यों नहीं लाए, और स्टूडेंट जो है वो मतलब कि कहे कि आई फॉरगॉट इट, तो मतलब कि ऐसे कहने के बजाय स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए था कि आई फॉरगॉट इट, ठीक है। ऐसे सिंपल कहने के बजाय वो 2 मिनट तक जो है वो वेदर, मॉर्निंग रूटीन और बस के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता है कि सुबह मौसम ख़राब था, बाद में जो है वो मतलब कि मुझे नहाने में लेट हो गया, फिर मेरे कपड़े प्रेस किए हुए नहीं थे, फिर जो है वो मतलब कि बस भी लेट आई, फिर मैं भी लेट वहाँ पर पहुँचा, तो इसकी वजह से जो है वो मेरा होमवर्क नहीं हुआ, या फिर मैं लाया नहीं। तो बिना जो है वो डायरेक्टली आंसर दिया आपने क्या किया है, बातों को घुमा दिया है, सर्कमलोक्यूशन किया है। इस तरीके से ये होता है सर्कमलोक्यूशन का यूज़। ओके, यानी कि सिंपल आंसर देने के बजाय अननेसेसरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देना, किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर अवॉइड करना, सिंपल वर्ड्स की जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज का यूज़ करना, या फिर अपनी मिस्टेक को डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करके बात को घुमा फिरा कर कहना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो सर्कमलोक्यूशन कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि सर्कमलोक्यूशन का जो मतलब है वो सिर्फ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन का तो मतलब होता है कि किसी टॉपिक को आप क्लियरली समझाने के लिए एक्स्ट्रा यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये होती है लॉन्ग एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट पॉइंट कहने के बजाय अननेसेसरी वर्ड्स में बात को घुमाना फिराना, उसे हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो डिफिकल्ट साइंस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब वो एक ही बात को घुमा फिरा कर नहीं बता रही थी, बल्कि अलग अलग चीज़ें समझा रही थी ताकि बच्चों को जो है वो अच्छे से समझ आए। ये होती है किसी चीज़ की लॉन्ग एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो सिंपल क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने जो है वो डायरेक्ट आंसर देने के बजाय बहुत सारी अनरिलेटेड बातें बता दी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे टीचर ने पूछा था कि आप जो है वो होमवर्क क्यों नहीं लाए, तो वो बच्चा बता रहा था कि मॉर्निंग रूटीन क्या था, वेदर ख़राब था, बस नहीं आई थी, ये सारी चीज़ें। ये होता है सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंस भी समझना है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि पेरिफ्रेजिस है, या फिर वर्डिनेस है, या फिर इवेशन है। इन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पेरिफ्रेजिस। पेरिफ्रेजिस का मतलब होता है कि किसी सिंपल आइडिया को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के बजाय लॉन्गर या फिर इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना, उसे पेरिफ्रेजिस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि द पर्सन हु टीचेज अस मैथमेटिक्स कहना इंस्टेड ऑफ कि द मैथ्स टीचर। तो ये कौन सा रिलायबल है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल लगेगा? आप ये कहोगे कि एक गणित का शिक्षक, एक गणित का टीचर, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो हमें गणित पढ़ाता है,
कौन सा बेटर है? एक गणित का टीचर कहना बेटर है। तो यहाँ पर अननेसेसरीली लॉन्गर एक्सप्रेशन यूज हुआ है जो कि पेरिफ्रेजिस है, इसे कहते हैं पेरिफ्रेजिस। ओके, किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करना। वर्डिनेस हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना, उसे हम वर्डिनेस कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ड्यू टू द फैक्ट दैट आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, ये कहने के बजाय बिकॉज आई वॉज टायर्ड कहना बेटर है। तो पहला वर्जन वर्डिनेस शो करता है कि इसमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुए इस तरीके से। ओके, यानी कि आप शॉर्ट में भी बोल सकते थे। इवैशन हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट या फिर मतलब कि डिफ़िकल्ट इश्यूज से या फिर किसी क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर देने से बचना। इवैशन का मेन फोकस होता है आंसर अवॉइड करने से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि डायरेक्टनेस है, ब्रेविटी है या फिर कंसाइजनेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डायरेक्टनेस। इसका मतलब होता है कि अपनी बात को क्लियरली, सिंपली और स्ट्रेट वे में एक्सप्रेस करना, उसे हम डायरेक्टनेस कहेंगे। जैसे कि मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली बताया कि योर रिपोर्ट्स नीड मोर डिटेल्स, यानी कि इस मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन में डायरेक्टनेस है, यानी कि कोई घुमा फिरा कर बात नहीं हुई। ब्रेविटी हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी बात को शॉर्ट और कंसाइज वे में एक्सप्रेस करना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि ब्रेविटी कहेंगे। जैसे कि टीचर ने जो है वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने के बजाय रूल को एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया, तो ये ब्रेविटी होती है। कंसाइजनेस का तीसरा वर्ड आता है हमारा कंसाइजनेस। इसका मतलब होता है कि कम वर्ड्स में क्लियर और कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर देना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कंसाइजनेस कह सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ये कंसाइज इंस्ट्रक्शन है क्योंकि मैसेज शॉर्ट भी है और क्लियर भी है, मैसेज भी पहुंच गया और साफ शब्दों में, कम शब्दों में आपने जो है वो बात कह भी दी। ये होता है किसी चीज़ का कंसाइजनेस होना। ठीक है, तो हमारी जो सारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज आंसर वॉज फुल ऑफ सर्कमलोक्यूशन सो आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसका आंसर बहुत ही घुमा फिरा कर अननेसेसरी वर्ड्स में दिया गया था, इसलिए लिसनर को फिर भी उसका जो एक्चुअल पॉइंट है वो समझ नहीं आया कि वो असल में बताना क्या चाहता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो सर्कमलोक्यूशन इस वर्ड का जो है वो यूज़ किया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैंग। दोस्तों पैंग ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र पीड़ा, अचानक उठने वाला दर्द या फिर तेज़ भावनात्मक पीड़ा, कसक जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है पैंग। ओके, पैंग का मतलब होता है कि अचानक और तीखी फीलिंग ऑफ पेन, जो फिजिकल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। ठीक है, जब कोई दर्द या फिर इमोशन सडनली स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आपको फील होता है तो उसे पैंग कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पुराने फ्रेंड की याद आपको अचानक आ जाती है और उसकी वजह से जो है वो आपके दिल में एक स्ट्रॉन्ग सैडनेस या फिर इमोशनल पेन आपको फील होता है, तो उस फीलिंग को पैंग ऑफ सैडनेस कहा जा सकता है। वैसे जब बहुत ही देर से कुछ आपने अगर खाया नहीं होता है तो आपको जो है वो मतलब कि सडनली स्ट्रॉन्ग हंगर फील होने लगती है, भूख के मारे जो है वो आपका पेट ऐसे मतलब कि थोड़ा सा दर्द देने लगता है, तो अब पैंग ऑफ हंगर उसे कहा जा सकता है। यानी कि किसी ओल्ड मेमोरी से अचानक सैडनेस फील होना, अपनी मिस्टेक या फिर रिग्रेट की वजह से इमोशनल पेन होना, अचानक स्ट्रॉन्ग हंगर फील होना, किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट का शार्प मोमेंट फील होना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? तो पैंग होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों पैंग का मतलब सिर्फ पेन नहीं होता, पेन का मतलब होता है जनरल फिजिकल या फिर इमोशनल डिस्कम्फर्ट, जबकि पैंग का मतलब होता है अचानक आने वाली शार्प और इंटेंस फीलिंग ऑफ पेन और इमोशन। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद जो है वो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस फील हुआ, ठीक है, एक तरीके से इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील हुआ, तो इसे हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं और एक तरीके से पेन भी कह सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते ही एक सडन वेव ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हुई क्योंकि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो ये होता है पैंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज़ के पेन में और पैंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ट्विंज है, एक है या फिर एग्नी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ट्विंज। ट्विंज का मतलब होता है किसी फिजिकल या फिर इमोशनल फीलिंग का सडन शॉर्ट और शार्प सेंसेशन आपको मिलना, उसे हम ट्विंज कहते हैं। ट्विंज यूजुअली ब्रीफ और माइल्ड टू मॉडरेट सडन सेंसेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेयर से उतरते वक्त जो है वो आपके नी में जो है वो एक सडन ट्विंज हुआ, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो ठीक हो गया, तो ये होता है ट्विंज होना, एक तरीके से क्रैम्प आना जिसे हम कहते हैं ना वो। एक हमारा दूसरा वर्ड है एक, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस या फिर डल टाइप का फिजिकल या फिर इमोशनल पेन, उसे जो है वो एक कहा जा सकता है, दर्द जैसे हम कह सकते हैं ना वो। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कंटिन्यू किसी एक सीट पर या फिर जगह पर आप बैठे हो तो आपकी जो बैक है वो एक करने लगती है, आपको बैक एक होने लगता है, यानी कि दर्द होने लगता है, तो उसे हम बैक एक कहेंगे, यानी कि एक कहेंगे बेसिकली। एगनी हमारा तीसरा वर्ड आता है।
इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर फिजिकल या फिर इमोशनल पेन, उसे हम एगनी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एगनी बहुत ही इंटेंस और सीवियर सफरिंग को शो करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर टीम का फाइनल मैच लास्ट मिनट पर मतलब कि हारने की वजह से जो है वो प्लेयर्स में डीप एगनी जो है वो आ चुकी थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन मतलब कि झेल रहे थे। ये होती है किसी चीज़ की एगनी। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कंफर्ट है, प्लेजर है या फिर रिलीफ है। ये सारे हमारे अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है फिजिकल या फिर इमोशनल ईज और रिलीफ की फीलिंग होना, उसे हम कंफर्ट कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको जो है वो रिलैक्स फील होता है या फिर एट ईज फील होता है, ठीक है, इस तरीके से। प्लेजर का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन की प्लेजेंट फीलिंग, उसे हम प्लेजर कहते हैं। जैसे कि अपना फेवरेट सॉन्ग को सुनना, जैसे कि अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, उसको आप अगर सुनते हो तो आपको प्लेजर फील होता है, तो ये होता है किसी चीज़ का प्लेजर होना। रिलीफ का क्या मतलब होता है कि वरी, पेन या फिर डिफ़िकल्टी कम होने के बाद जो मिलने वाली रिलैक्स्ड फीलिंग होती है ना, उसे रिलीफ कहा जाता है। एक तरीके से राहत जिसे हम कहते हैं, जैसे कि दवा खाने के बाद आपको बीमारी से राहत मिलती है, दर्द कम होता है, तो वो रिलीफ है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी फेल्ट अ पैंग ऑफ सैडनेस व्हेन शी सॉ हर ओल्ड स्कूल फोटोज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि पुराने स्कूल फोटोज़ देखते ही उसे जो है वो अचानक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस हुई। यहाँ पर अ पैंग ऑफ सैडनेस का मतलब है सैडनेस की एक सडन और शार्प इमोशनल फीलिंग जो कि ओल्ड मेमोरीज की वजह से सडनली जागी है या फिर अराइज हुई है। इस तरीके से हमने जो है वो पैंग इस वर्ड को समझा है या फिर डिस्कस किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वीनियल। दोस्तों इसे वीनियल प्रोनाउंस करना है, ओके। और ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि छोटी मोटी गलती वाला या फिर जो कोई चीज़ मामूली है, आसानी से माफ़ की जा सकने वाली है या फिर जिसे आसानी से माफ़ किया जा सकता है, उसे हम वीनियल कहेंगे, ओके। वीनियल का मतलब होता है ऐसी मिस्टेक, ऐसी कोई फॉल्ट, ऐसी कोई रॉन्ग डूइंग जो रिलेटिवली माइनर हो और जिसे ईजिली फॉरगिव किया जा सकता है, आसानी से माफ़ किया जा सकता है। जब कोई गलती सीरियस या फिर हार्मफुल नहीं होती है, उसके लिए पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हार्शली जज नहीं किया जाता, तो उस मिस्टेक को वीनियल कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करने में एक दिन लेट हो जाता है क्योंकि उसे जो है वो डेडलाइन याद नहीं रही, तो इससे जो है वो किसी को सीरियस हार्म नहीं हुआ है, किसी को मतलब कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उसकी मिस्टेक को जो है वो वीनियल एरर कहा जा सकता है। यानी कि गलती हुई है लेकिन वो इतनी भी सीरियस नहीं थी कि उसे जो है वो हार्शली या तो जज किया जाए या फिर मारा पीटा जाए, ठीक है। इस तरीके से ये होता है वीनियल, यानी कि छोटी मिस्टेक करना, माइनर रूल ब्रेक करना, किसी हार्मलेस एरर को मतलब कि कर देना या फिर ऐसी गलती जिससे कि मतलब कि इजीली फॉरगिव किया जाता है जिसे। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये वीनियल के ही एग्जांपल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वीनियल का मतलब स्मॉल नहीं होता है। स्मॉल का मतलब होता है जो साइज या फिर अमाउंट में छोटा हो। वीनियल का मतलब होता है ऐसी मॉरल या फिर बिहेवियरल मिस्टेक जो माइनर हो और इजीली माफ़ की जा सके, ये होता है वीनियल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि नोटबुक पर जो है वो आपके एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, तो ये तो सिंपली स्मॉल है, लेकिन ये होता है स्मॉल होने का एग्जाम्पल। लेकिन मान लीजिए कि टीचर से एक माइनर रूल ब्रेक हो जाना जिसमें सीरियस कोई हार्म नहीं हुआ, ये होती है वीनियल मिस्टेक। वीनियल और स्मॉल होने में बहुत डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि फॉरगिवेबल है, माइनर है या फिर ट्रिवियल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फॉरगिवेबल। इसका मतलब होता है ऐसी मिस्टेक, ऐसा एक्शन जिसे माफ़ किया जा सकता है, उसे हम फॉरगिवेबल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना भूल जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका फ्रेंड जो है वो आपको मारेगा आप कि भाई तूने मुझे बर्थडे क्यों नहीं विश किया। ये तो वीनियल मिस्टेक है, एक तरीके से, यानी कि बहुत ही छोटी मोटी मिस्टेक है, बाद में विश कर लो तो वो भी कंसिडर हो जाता है। ये होता है फॉरगिवेबल, माफ़ करने योग्य, ठीक है। माइनर हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल, लेस सीरियस या फिर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सीरियस नहीं है, छोटी है, उसे हम जो है वो माइनर कह सकते हैं, ठीक है। ट्रिवियल हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है बहुत ही लिटिल इंपॉर्टेंस या फिर सीरियसनेस वाली कोई चीज़ जिसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसे हम जो है वो ट्रिवियल कहेंगे। जैसे कि दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट हुआ जो कुछ ही मिनट्स में सॉल्व हो गया, यानी कि इतना कोई खास आर्ग्यूमेंट नहीं था, कोई बड़ा झगड़ा नहीं था या फिर ध्यान देने लायक नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हम अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि अनफॉरगिवेबल है, सीरियस है या फिर ग्रेव है।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनफॉरगिवेबल। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा एक्शन या फिर ऐसी मिस्टेक जिसे माफ़ करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या फिर अनएक्सेप्टेबल माना जाए, उसे हम अनफॉरगिवेबल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जो भरोसा है वो जानबूझकर तोड़ना उस पर्सन को कम्प्लीटली अनफॉरगिवेबल लग सकता है कि ये तो चीज़ जो है वो माफ़ होने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सीरियस का मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सीवियर है, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज वाली है, उसे हम सीवियर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में एक्सीडेंटली स्पेलिंग मिस्टेक करना माइनर हो सकता है, लेकिन आंसर शीट पर किसी और का नाम ही लिख देना ये तो सीरियस इशू है। आपको आपका नाम भी याद नहीं रहेगा क्या? तो ये सीरियस होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज वाली है, उसका असर कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। इस तरीके से ग्रेव हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस, इंपॉर्टेंट या फिर सीवियर, यानी कि गंभीर होना कोई चीज़, उसे हम जो है वो ग्रेव कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो उसको जो है वो जानबूझकर लीक कर देना, ये एक ग्रेव वायलेशन है, बहुत ही सीरियस मतलब कि उल्लंघन है, बहुत ही सीरियस क्राइम हो सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेव यानी होता क्या है। ठीक है, वैसे ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, लेकिन सीरियसनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेव का यूज़ करते हैं। हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर ट्रीटेड हिज वीनियल मिस्टेक विद पेशेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्टूडेंट से एक छोटी सी इजीली फॉरगिवेबल मिस्टेक हो गई और टीचर ने उस मिस्टेक पर अननेसेसरीली हार्श रिएक्शन नहीं दिया और उसे आसानी से माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से ये मतलब आपको समझना है कि वीनियल यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंसोनेंस। दोस्तों कंसोनेंस का मतलब होता है सामंजस्य, मेल, तालमेल, विचारों या फिर मतलब कि ध्वनियों का आपस में मिलना, उसे हम कंसोनेंस कह सकते हैं। यानी कि कंसोनेंस का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मेनली इसका मतलब होता है हार्मनी, एग्रीमेंट या फिर कंपैटिबिलिटी होना। ठीक है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा आइडियाज़, ओपिनियन, साउंड्स, एक्शंस या फिर जो सिचुएशन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मैच करती है, एग्री करती है, तो उनके बीच कंसोनेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस वर्ड का एक लिटरेरी मीनिंग भी है, जहां पर कंसोनेंस का मतलब वर्ड्स के अंदर सिमिलर कंसोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है ना, तो स्पेशली पोएट्री या फिर जो क्रिएटिव राइटिंग्स होती है उसमें कंसोनेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक फिगर ऑफ स्पीच भी आता है कंसोनेंस नाम से। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर स्कूल की न्यू पॉलिसी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच करती है, तो कहा जा सकता है कि भाई पॉलिसी उनके एक्सपेक्टेशंस के कंसोनेंस में है, यानी कि दोनों को तालमेल में रखते हुए जो है वो बनाई गई है। या फिर अगर पोइट्री में अगर नियर बाय वर्ड्स मिलकर जो है वो सिमिलर कंसोनेंट साउंड्स रिपीटेडली अपीयर करे, तो वो भी कंसोनेंस का एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के सेंस में समझाया था। तो ये भी एक मीनिंग आप जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कंसोनेंस और एग्रीमेंट सिमिलर है लेकिन कंप्लीटली सेम नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोग या फिर आइडियाज़ का सेम ओपिनियन होना। कंसोनेंस का मतलब होता है दो या फिर ज़्यादा चीज़ों का ओवरऑल हार्मनी और कंपैटिबिलिटी में होना। यानी कि कंसोनेंस सिर्फ ओपिनियन के एग्रीमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वो आइडियाज़, एक्शंस, वैल्यूज़ और साउंड्स के हार्मनी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंस समझेंगे हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं जो कि एग्री करते हैं कि स्कूल ट्रिप जो है वो फ्राइडे को होनी चाहिए, तो ये तो एग्रीमेंट है। लेकिन स्कूल ट्रिप का जो शेड्यूल है वो स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो स्कूल की रूल्स है उनकी रिक्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली मैच करता है, सबके साथ तालमेल है उसका। ये होता है किसी चीज़ का कंसोनेंस। ये आपको डिफरेंस समझना है कि एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है और कंसोनेंस में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हार्मनी है। हार्मनी हमारा सबसे पहला वर्ड है। इसका मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा अलग चीज़ों का एक साथ बैलेंस और प्लीजिंग वे में वर्क करना, एग्जिस्ट करना, उसे हम हार्मनी कहेंगे। सौहार्द की भावना, मेल मिलाप, भाईचारा, इस तरीके से, तो ये होता है हार्मनी। ठीक है, एग्रीमेंट हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी ओपिनियन, आइडिया या फिर डिसीजन को एक्सेप्ट करना या फिर उसे एग्री करना, स्वीकार करना, मान्यता देना, उसे सपोर्ट करना, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा थिंग्स का, चीज़ों का एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्क करना, फिट करना, उसे हम कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दोनों स्टूडेंट्स की जो वर्किंग स्टाइल्स में जो है वो अच्छी कंपैटिबिलिटी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो काम में फिट हो जाते हैं, एक दूसरे को समझकर अच्छे से काम कर लेते हैं, ये होती है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, रिलेशनशिप में भी कंपैटिबिलिटी हो सकती है कि भाई हमारे जो ख्यालात है वो मिलते जुलते हैं, इसलिए हम साथ रह सकते हैं, तो ये भी कंपैटिबिलिटी होती है। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड है, कन्फ्लिक्ट है या फिर डिसऑनेंस है।
दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला वर्ड डिस्कॉर्ड आता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट होना, कन्फ्लिक्ट होना या फिर लैक ऑफ हार्मनी होना, यानी कि जहाँ पर जो है वो मेल मिलाप नहीं होता है, भाईचारा नहीं होता, सौहार्द की भावना नहीं होती, आपसी सपोर्ट या फिर एग्रीमेंट की भावना नहीं होती है, तो उसे हम जो है वो डिस्कॉर्ड कह सकते हैं। जैसे कि टीम मेंबर्स के बीच में जो है वो कॉन्स्टेंट डिस्कॉर्ड की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट ही नहीं था, किसी चीज़ को लेकर बार बार झगड़े हो रहे थे, मेल मिलाप की कोई भावना नहीं थी, तो यही होता है डिस्कॉर्ड। दूसरा आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद होना, बीच में सीरियस एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हो जाना, क्लैश हो जाना, लोगों के बीच में, आइडियाज़ के बीच में, वो कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा विवाद, इस तरीके से आप समझ लीजिए। डिसोनेंस का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ हार्मनी, स्पेशली साउंड्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स में, इस तरीके से हम जो है वो डिसोनेंस का यूज़ करते हैं। कंसोनेंस हार्मनी या फिर प्लीजिंग एग्रीमेंट को शो करता है, जबकि डिसोनेंस डिसहार्मनी या फिर अनकंफर्टेबल मिसमैच को शो करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सॉन्ग के एंडिंग में अनयूजुअल नोट्स ने एक फीलिंग ऑफ डिसोनेंस क्रिएट कर दी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो है वो मैच नहीं हो रहा था अच्छे से, ठीक है, यानी कि साउंड जो है वो उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। इस तरीके से होता है डिसोनेंस। आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हर आइडियाज़ वर इन कंसोनेंस विद द टीम्स ओवरऑल गोल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके आइडियाज़ टीम के ओवरऑल गोल्स के साथ अच्छे से मैच और एग्री करते थे। यहाँ पर इन कंसोनेंस विद का मतलब है कि साथ, हार्मनी या फिर एग्रीमेंट में होना, यानी कि उसके आइडियाज़ टीम के ऑब्जेक्टिव्स के अपोजिट नहीं थे, बल्कि उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके से हमने समझा है कि कंसोनेंस यानी होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा एक आखिरी वर्ड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इनएफेबल। दोस्तों इनएफेबल का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास सबसे पहले तो एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है अवर्णनीय, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो शब्दों से परे होता है, ठीक है, जिसे आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, उसे हम इनएफेबल कहेंगे, ठीक है। इनएफेबल का मतलब होता है कोई फीलिंग, कोई एक्सपीरियंस, कोई ब्यूटी, कोई इमोशन, कोई क्वालिटी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर इंटेंस होना कि उसे वर्ड में प्रॉपरली एक्सप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो उसे हम इनएफेबल कहेंगे। यानी फीलिंग इतनी डीप या फिर स्पेशल हो कि नॉर्मल वर्ड्स उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर ही ना पाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ब्रेथ टेकिंग प्लेस को देखता है और उसे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि वो जगह कितनी सुंदर है, तो उसे एग्जैक्टली क्या फील हुआ, तो वो एक्सपीरियंस को जो है वो इनएफेबल कहा जा सकता है कि वो बता नहीं सकता। ये होता है इनएफेबल होना, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इनएफेबल का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है आपके लिए। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन का मतलब होता है चीज़ को एक्सप्लेन करना ही चैलेंजिंग है, उसे आप डिफिकल्ट मतलब कि आपके लिए मुश्किल हो रही है, ये होता है किसी चीज़ को डिफिकल्ट होना, ठीक है। लेकिन इनएफेबल का मतलब होता है कि फीलिंग या फिर जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि या फिर प्रोफाउंड है कि उसके लिए जो है वो आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, यानी कि वर्ड्स उसे प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप बोलोगे तो वो उसे कम ही आका जाएगा। इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को बताना चाहते हो बढ़ा चढ़ाकर, उसके लिए जो है वो आप इनएफेबल का यूज़ करो, यानी कि वर्ड्स आर नॉट इनफ। इस तरीके की जो सेंस आपको किसी चीज़ में से आती है तो उसे हम जो है वो इनएफेबल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं, फिजिक्स का एक कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, अगर वो आपको समझना हार्ड लग रहा है तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बहुत ही स्पेशल मोमेंट को एक्सपीरियंस करना और फिर रियलाइज़ करना कि उस फीलिंग को वर्ड्स में प्रॉपरली डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तो ये इनएफेबल होगा, ठीक है। आप जो है वो उस यानी कि इतने ज़्यादा उस चीज़ में खो चुके हो कि आपको जो है वो मतलब कि पता नहीं चल पा रहा है कि इस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ। ये होता है किसी चीज़ का इनएफेबल होना, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि इनडिस्क्राइबेबल है, इनएक्सप्रेसिबल है या फिर अनस्पीकेबल है, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनडिस्क्राइबेबल। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे वर्ड्स में एडिक्वेटली डिस्क्राइब करना पॉसिबल ना हो, तो उसे हम जो है वो इनडिस्क्राइबेबल कह सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉड वर्ड है। अपनी फेवरेट आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते देखकर जो है वो उसे जो एक्साइटमेंट हुई, तो वो उसके लिए जो है वो ऑलमोस्ट इनडिस्क्राइबेबल थी, ऐसा हम कह सकते हैं। इनएक्सप्रेसिबल का क्या मतलब होता है? ऐसी फीलिंग या फिर ऐसा इमोशन जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, तो उसे हम इनएक्सप्रेसिबल कहेंगे। जैसे कि मतलब कि मान लीजिए कि आप जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही सालों बाद मिले हो और उसको मिलने के बाद जो है वो आपकी हैप्पीनेस थी, जिस तरीके की आपकी हैप्पीनेस थी उसे आप जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये होती है कोई चीज़ इनएक्सप्रेसिबल। अनस्पीकेबल का क्या मतलब होता है?
ऐसी चीज़ जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना या फिर डिस्कस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, उसे हम अनस्पीकेबल कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्सप्रेसिबल है, डिस्क्राइबेबल है या फिर आर्टिकुलेबल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सप्रेसिबल। इसका मतलब होता है किसी थॉट, फीलिंग या फिर आइडिया को वर्ड्स या फिर अनदर फॉर्म में क्लियरली एक्सप्रेस किया जा सकना, तो उसे हम जो है वो एक्सप्रेसिबल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने जो है वो अपना ओपिनियन सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, क्योंकि उसका ओपिनियन एक्सप्रेसिबल था भी, तो ये होता है एक्सप्रेसिबल। डिस्क्राइबेबल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब किया जाना, तो उसे हम डिस्क्राइबेबल कह सकते हैं। तो अगर हम कहें द प्लेस वॉज ब्यूटीफुल बट इट्स लोकेशन एंड अपीयरेंस वॉज वेरी इजीली डिस्क्राइबेबल, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसे डिस्क्राइब भी किया जा सकता था। तीसरा हमारा आता है आर्टिकुलेबल। आर्टिकुलेबल होता है किसी थॉट या फिर आइडिया को क्लियरली वर्ड में एक्सप्रेस कर पाना, उसे हम आर्टिकुलेबल कहेंगे। ठीक है, ये होता है आर्टिकुलेबल। जैसे कि मीटिंग में उसके जो कंसर्न्स है वो कम्प्लीटली आर्टिकुलेबल थे, इस तरीके से हम कहेंगे। ये सारे हमारे जो वर्ड्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द ब्यूटी ऑफ दिस सनसेट लेफ्ट हर विद एन इनएफेबल सेंस ऑफ पीस। इस सेंटेंस का मतलब है कि सनसेट की ब्यूटी देखकर उसे इतनी डीप और स्पेशल पीस की फीलिंग फील हुई कि वो जो है वो मतलब कि उस फीलिंग को वर्ड में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर इनएफेबल इस वर्ड का यूज़ किया है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का मतलब कि ये जो सेशन है वो काफ़ी आपको पसंद आया है, साथ ही साथ सारे वर्ड्स आपको समझ में भी आए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।